हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम को देखते हुए सेवा सेक्टर का जो ये वीडियो है ये आपके सामने प्रस्तुत है। आज हम इस वीडियो में बहुत ही ज़रूरी सूचनाएं और तथ्य को देखेंगे और साथ ही साथ आर्थिक समीक्षा 2023-24 का सार भी देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये चैनल एकदम नया है, और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो वीडियो को शुरू करते हैं पेज नंबर 1 से। हाँ तो दोस्तों, आज की वीडियो में है भारत का सेवा क्षेत्र, और ये जो सेवा क्षेत्र है इसे अदृश्य व्यापार बोलते हैं। और जो इसमें अदृश्य व्यापार में जो हमेशा से ही प्लस में चले हैं, क्योंकि भारत को हमेशा इसमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और जो अदृश्य व्यापार में हमेशा जो हमारा अदृश्य व्यापार से हमारा अभिप्राय है वो सेवाओं के व्यापार से है। और जो भारत की जीडीपी में जो सेवा क्षेत्र का योगदान शुरू से देखें तो वो रहा है 1950-51 में रहा था 28.5%, और उसमें वृद्धि दर थी 4.90% की, ठीक है। और 2021-22 में 53.04% इसका योगदान था, 8.2% वृद्धि दर रही। और 2022-23 में सेवा क्षेत्र का जो योगदान रहा वो 53.41% रहा, और वृद्धि दर रही 7.8%। अब लेटेस्ट है 2023-24 का। ये जो पूरे जीडीपी में भारत का सेवा क्षेत्र का योगदान है वो 54.7% रहा, जो कि लेटेस्ट है। और इसमें जो वृद्धि दर है ना वो आगे आएगी, ठीक है। अब देखिए, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें सेवा क्षेत्र का जो टोटल प्रोग्रेस बताया गया वो 9.7%, और 12वीं पंचवर्षीय योजना में सेवा क्षेत्र में जो वृद्धि दर हुई वो 10%, ठीक है। क्योंकि पूछा जाता है पंचवर्षीय योजना से, क्वेश्चन आ ही जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट। पेज है, ठीक है। तो देखिए, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम है, उसमें एक प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। सेवा जो होती है वो दो प्रकार की होती है, संपर्क गहन सेवाएं और गैर संपर्क गहन सेवाएं। जो संपर्क गहन सेवाएं हैं उनमें प्रथम है व्यापार, आतिथ्य, परिवहन, रियल एस्टेट, सामाजिक और सामुदायिक और व्यक्तिगत, ठीक है। और गैर संपर्क में क्या आती है, वित्तीय हो गई, सूचना हो गई, जैसे IT सेक्टर, पेशेवर सेवाएँ, पर जो संचार है, भंडार सेवाएँ हैं, और लोक प्रशासन भी गैर संपर्क सेवाओं में आता है, ठीक है। और रक्षा सेवाएं भी इसी में आती हैं। चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर। हाँ तो दोस्तों देखिए, जो पहला ही क्वेश्चन है वो मैंने सीधा सीधा बनाया है कि जीडीपी में योगदान कितना था, 54.7%। और जो AI है उसके अनुप्रयोग से हमें ये अनुमान लगाया है हमारे अर्थशास्त्रियों ने कि भाई जो सेवा सेक्टर है ना उसका कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी, क्योंकि अधिकतर कार्य जो है वो AI अपने आप कर रहा है। तो सेवा सेक्टर में आएगी, जैसे स्टडी है, गूगल है, रोबोट है, स्टडी, चिकित्सा सेवाएं हैं, उनमें भी कमी आएगी, ठीक है, क्योंकि रोबोटिक्स कार्य हो गया सब। चलिए बात करें डिजिटल इंडिया अभियान। ये अभियान 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया। उसके बाद 2021 को छोड़कर पिछले दशक के सभी वर्षों में सेवा क्षेत्र ने 6% से अधिक की वास्तविक वृद्धि दर दर्ज की है, ठीक है। यानी 2021 में क्या हुआ, कोविड-19 आ गया, उसके बाद वृद्धि धीरे हो गई। तो उस साल को छोड़कर बाकी सभी वित्त वर्ष में सेवा क्षेत्र 6% से अधिक की वृद्धि दर्ज हासिल करने में सफल रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। जो वित्त वर्ष 22 है वहाँ जो आयात है भारत का सेवा निर्यात है वो दुनिया के वाणिज्यिक सेवा निर्यात का 4.4% रहा। यानी सेवा निर्यात का भारत का हिस्सा कितना है, 4.4% वैश्विक सेवा निर्यात में, ठीक है। और जो सेवा क्षेत्र है उसमें जो वित्त वर्ष 24 है उसमें वृद्धि दर कितनी है, 7.6%, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं 2023 में वृद्धि दर 10% रही, ठीक है, सेवा क्षेत्र की।
और वित्त वर्ष 2022 में मैंने मेंशन किया है 8.4% रही थी, ठीक है ना, याद रखना है, यानी कम है, ये कमी दर्ज की गई थी उसमें। अब बात करते हैं वित्त वर्ष 2024 में जो है ना जीएसटी संग्रह। वित्त वर्ष 2024 में जीएसटी संग्रह 20.18 लाख करोड़ रुपए था, ठीक है, और यह पिछले वर्ष की तुलना में 11.7% अधिक था, मतलब वृद्धि हुई है इतने प्रतिशत की जीएसटी कलेक्शन में। याद रखना आपको, 2024 में जीएसटी कितना, 20.18 लाख करोड़ रुपए, और प्रतिशत में वृद्धि कितनी पूछी, 11.7%। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। जो औसत दैनिक इलेक्ट्रॉनिक टोल है अपना, उसमें जो टोल संग्रह होता है औसत दैनिक, जो एवरेज डेली टोल कलेक्शन आता है, वो इंडिया में 18.9% की वृद्धि दिखा रहा है 2023-24 में। आर्थिक समीक्षा के अनुसार कितने प्रतिशत टोल में वृद्धि हुई है टोल संग्रह में, एटलीस्ट 19 ही मान लो इसको, ठीक है, डेटा 19% भी आ सकता है एग्जाम में, सेकंड ग्रेड एग्जाम जो कि साइंस का डिपार्टमेंट लेने वाला है, इसकी परीक्षा आरपीएससी करवाएगा, लेकिन डीपली क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बात करते हैं प्रतिबंध हवाई यात्रा, प्रबंधित है, कुल हवाई यात्रा में, वीडियो भी ना, प्रबंधित कुल हवाई यात्रा में 15% की वृद्धि हुई है, और जो रेल माल भाड़ा यातायात है उसमें 5.3% की वृद्धि हुई है। रेल माल भाड़े में 5.3% की वृद्धि, और जो कुल हवाई यात्रा है उसमें 15% की वृद्धि देखी गई है, ठीक है। बात करें मार्च 2024 तक जो बैंक ऋण और जमाओं में वृद्धि देखी गई वो कितनी है, तो बैंक ऋण में 20% और जमाओं में 12.9% वृद्धि देखी गई है। अगला क्या है, 31 मार्च 2024 तक जो है ना, भारत में कुल कितने 16,91,495 ये कितनी एक्टिव कंपनियां हैं, सक्रिय कंपनियां कितनी है भारत में 31 मार्च 2024 तक, तो वो 16,91,495 है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट पेज पर, जो है सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सक्रिय कंपनियां अभी भी योगदान दे रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो सबसे ज़्यादा सक्रिय कंपनी है, कुल सक्रिय कंपनियों में सबसे ज़्यादा सक्रिय कंपनियां सेवा सेक्टर में, ठीक है, सेवा सेक्टर में है, यानी 65% कंपनियां सेवा सेक्टर में है। बात करें व्यावसायिक सेवाओं में सबसे ज़्यादा सक्रिय कंपनियां 28%, और उसके बाद ट्रेडिंग है ना, उस सेवा में ट्रेडिंग में 13% सक्रिय कंपनियां योगदान दे रही हैं, ठीक है। और सामुदायिक सेवा में भी मैंने लिख दिया 11% जो एक्टिव कंपनियां हैं वो लगी हुई हैं। बात करें नेक्स्ट, जो वित्त वर्ष 24 है उसमें 71% जो है, 71% सेवा क्षेत्र में कंपनियां पंजीकृत हुई हैं। ये बता रहा है कि वित्त वर्ष 2024 में 71% कंपनियां जो है वो सेवा क्षेत्र में ही पंजीकृत हुई है, ठीक है। बात करें क्रय प्रबंधन सूचकांक पीएमआई सेवा, जो पीएमआई सेवाएं हैं वो 61.2% हैं। जो सूचकांक है उनका स्कोर है, क्रय प्रबंधन सूचकांक का स्कोर कितना है, 61.2 पर है। और इसमें और भी डीपली था, लेकिन मैं वो यहाँ नहीं बताने वाला क्योंकि वो पर्सन एग्ज़ाम में आता भी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ मैंने यहाँ मेंशन किया है क्योंकि एज ए सूचकांक इंडेक्स के तौर पे पूछ ही ले, क्रय प्रबंधन सूचकांक में सेवाओं का स्कोर कितना है, वो 61.2% है। और जो सेवा क्षेत्र है उसमें बात करें तो व्यापार की, तो बात करते हैं पिछले 3 दशकों से क्या हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है, ठीक है, सेवा क्षेत्र में जो व्यापार हो रहा है। और वित्त वर्ष 24 में भारतीय कुल निर्यात का 44% योगदान सेवा क्षेत्र का है, ठीक है। भारतीय जो कुल निर्यात होता है ना, भारत से टोटल एक्सपोर्ट होता है, उसका 44% हिस्सा सेवा क्षेत्र का है। और सेवा निर्यात में भारत का 5वां स्थान है, याद रखना 5वां स्थान है एक्सपोर्ट में भारत का, सॉरी एक्सपोर्ट क्या, सेवा निर्यात में, यानी सर्विस एक्सपोर्ट में भारत का स्थान 5वां है, ठीक है, याद रखना। चलते हैं अगले पेज पर। सेवा निर्यात में वृद्धि दर बताई गई है जो 2024 में 4.8% रही, यानी सेवाओं के निर्यात में 2024 में कितनी वृद्धि दर्ज की गई, 4.8%। फिर अगला है 2023 में यह वृद्धि 27.8% थी, ठीक है, यानी जो निर्यात है सेवाओं का वो कम हुआ है, ठीक है। बड़ा सेवाओं का निर्यात वैसे बढ़ा है, लेकिन
2023 में ये प्रतिशत है ना वृद्धि दर, ये जितनी ग्रोथ हुई थी उतनी ग्रोथ हुई नहीं हुई, लेकिन ग्रोथ हुई है, ठीक है। जो कंप्यूटर सेवाएं हैं और व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में भारत की जो सेवा निर्यात है ना, यानी कंप्यूटर सेवाएं और व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में भारत की सेवा निर्यात का जो टोटल प्रतिशत कितना है, जैसे भारत कितना सेवा निर्यात करता है उसमें 73% हिस्सा कंप्यूटर सेवाओं का है, ठीक है। ये ऐसे समझना कि भारत के जितना जो निर्यात होता है सेवा निर्यात, उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा कंप्यूटर सेवाओं और व्यावसायिक सेवाओं का है, जो कि लगभग 73% के आसपास है। बात करें नेक्स्ट, जो यात्रा सेवाओं में ना वृद्धि हुई है वो कितनी है, सीधा प्रश्न है, 24.6%। परिवहन प्राप्तियों में कमी आई है, जो परिवहन प्राप्तियां हैं उनमें 9.1% की कमी आई है। और जो वैश्विक स्तर पर डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं में भारत की जो हिस्सेदारी है 2019 में वो 4.4 से बढ़कर 2023 में 6% हो गई है, ठीक है। वैश्विक स्तर पर डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं में भारत की हिस्सेदारी 2019 में 4.4 से बढ़कर 2023 में 6% हो गई है, ठीक है। बात करें, ये डिजिटल वाली है, ठीक है ना, याद रखना। बात करें अगली, तो वित्त वर्ष 2024 में जो सेवाओं का आयात है वो कितना रहा, इम्पोर्टेंट कर लेना, 178.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये पिछले साल के मुकाबले ये आयात है, देख लेना यहाँ पे सेवाओं का जो भारत ने आयात किया ना, भारत ने जो सेवाएं मंगाई है उनका कितना प्रतिशत कमी हुई है, उसमें 2.1% की कमी हुई है, ठीक है। और पर्सन पूछे अगर बिलियन डॉलर में तो 178.3 बिलियन डॉलर का आयात भारत ने सेवाओं में किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो पर्सन है वो है वर्ष 2024 में विश्व निवेश रिपोर्ट 2024। वर्ष 2024 में विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अनुसार जो है वित्त वर्ष 23 में एफडीआई अंतर्वृद्धि कितनी रही, जो भारत का स्थान है विश्व की जो एफडीआई है, एफडीआई इक्विटी जो प्रवाह है उसमें भारत का स्थान है 15वां स्थान, ठीक है। याद रखना 15वां स्थान है एफडीआई अंतर्वृद्धि में भारत का। और ये विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अनुसार है और 23 का डाटा है, ठीक है। इस इंडेक्स के अनुसार भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं वित्त सौदों की संख्या में दूसरा सबसे बड़ा, यानी अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदों में दूसरा, और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट घोषणाओं की संख्या में चौथा सबसे बड़ा मेज़बान देश है, ठीक है, ये याद रखना। बात करें नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2024 में जो सेवा क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी प्रवाह में क्या ये गिरावट आई है, याद रखना, यानी थोड़ा एफडीआई इक्विटी है ना वो कम आया है इंडिया में 2024 में, और वो भी सर्विस सेक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये सेकंड ग्रेड की क्लासें हैं और जो निरंतर चलने वाली है, और इसके बाद हम और भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, जो प्रमुख सेवाएं हैं, प्रमुख सेवाएं क्षेत्रवार है ना जो हम वो देखेंगे। जैसे पहली है सड़क, जो सड़क सर्विस है मतलब रोड सर्विस, उसमें क्या हुआ है वो देखेंगे, ठीक है। 2014 से 734 सेकंड समय लगता था टोल पर, जो वर्तमान 2024 में इसमें कितना रह गया है, मात्र 47 सेकंड रह गया है, ठीक है। यानी टोल पर अपना समय कितना लगता है, अब 47 सेकंड में हम टोल से फ्री हो जाते हैं, ठीक है। और जो 4E रणनीति है वो क्या है, वो है इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी केयर और एजुकेशन। ये क्यों लागू की गई है, ये सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए 4E रणनीति भारत द्वारा लागू की गई है। चलिए चलते हैं भारत रेल की तरफ, यानी भारतीय रेल ने क्या विकास किया है। ये जो यात्री है ना वो 673 करोड़ 2024 में आवागमन हुआ है, ठीक है, भारतीय रेल से। और जो कि क्या दिखाता है, 5.2% की यातायात में जो यात्री हैं उनमें वृद्धि दिखाता है। रेल के अंदर यात्री कितने ज़्यादा आए हैं, 5.2%। अब देखिए 2020 में क्या हुआ, 2020 से 24 तक भारतीय रेल के माल भाड़ा लदानों में 7.1% की वृद्धि प्राप्त हुई है, ठीक है। ये CAGR का मतलब होता है, CAGR का वृद्धि होता है मतलब, ठीक है। यानी जो रेलगाड़ी का जो माल भाड़ा है ना उसमें वृद्धि हुई है 7.1%। और जो 6108 स्टेशन है उन पर फ्री वाईफाई भारतीय रेल दे रहा है अपनी सेवाएं वर्तमान में। याद रखना कितने स्टेशन है, 6108, याद रखनी है एक एक बात आपको।
फिर बात करें पतन, जलमार्ग और पोत परिवहन की, तो इसमें सबसे पहले हम बात करें सागर सेतु ऐप की। तो सागर सेतु ऐप है क्या? पतन क्षेत्र और दैनिक पोत और कार्गो संचालन को सुनिश्चित करने हेतु ये एक ऐप बनाया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। फिर बात करें 13 प्रमुख उद्योग इससे जुड़े हैं, प्रमुख बंदरगाह जुड़े हैं, 22 गैर प्रमुख बंदरगाह इससे जुड़े हैं और 28 निजी टर्मिनल इस ऐप से पंजीकृत हैं आज तक। ठीक है, बस बात करें वर्ष 2024 में जो है ना क्रूज यात्रा है ना, उसमें 100% की वृद्धि देखी गई है। जो क्रूज पर्यटन है ना, जो क्रूज पर्यटन नदियों में है, ठीक है, उसमें 2024 में 100% की वृद्धि देखी गई है। बात करें वायु मार्ग की, तो वायु मार्ग जो है सर्विस सेक्टर में क्या योगदान दे रहा है वो बात करते हैं। तो वायु मार्ग अपने सेवा सेक्टर में भारत का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार है, यानी विश्व में भारत क्या है, तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार है। और जो भारतीय विमान क्षेत्र है ना 2024 में, वो भारतीय हवाई अड्डों पर कुल हवाई यात्राओं की संख्या में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी जो भारतीय हवाई अड्डे उन पर टोटल जो यात्री आए हैं वो 15% ज़्यादा आए हैं। अब इन दोनों का अलग अलग देख लेते हैं थोड़ा। जो घरेलू यात्री हैं उनमें 13% की वृद्धि हुई है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्री जो हैं उनमें 22% की वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी 30 करोड़ तो इंडियन ही अपने देश में आवागमन करते हैं और जो 7 करोड़ हैं वो विदेशों से आते हैं। ठीक है, चलिए चलती हैं नेक्स्ट। सरकार ने जो देश भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की मंजूरी दी है 2023-24 में, उनकी जो क्वेश्चन संख्या क्या बनेगी, कितने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे हैं? ये हैं 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे। 2016 में एक योजना प्रस्तुत की गई थी जिसका नाम था उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, याद रख लेना। ठीक है, 2016 में लॉन्च की गई। और जो भारत का लक्ष्य है 2030 तक, ये क्या है, उदार नियमों और प्रोत्साहनों के साथ वैश्विक ड्रोन हब बनने का, यानी भारत का वैश्विक ड्रोन हब बनने का लक्ष्य कितना है 2030 तक। ये इंपॉर्टेंट कर लेना, आप सीधा सीधा आ सकता है क्वेश्चन। अब बात करते हैं पर्यटन उद्योग की। जो विश्व पर्यटन आर्थिक मंच है, विश्व आर्थिक मंच जो है, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, यानी विश्व आर्थिक मंच का एक पर्यटन और विकास सूचकांक है जिसने 2024 में अपनी एक इंडेक्स जारी की थी। उसके अनुसार भारत का जो स्थान है 39वां स्थान है पर्यटन में। ठीक है, पर्यटन और विकास सूचकांक में भारत का स्थान 39वां है। अब बात करें जो 2023 में 92 लाख प्लस विदेशी पर्यटक भारत में आए थे, कितने आए थे, 92 लाख से ज़्यादा। और वर्ष दर वर्ष ये कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, 43.5% की वृद्धि हुई है। बात करें नेक्स्ट फैक्ट पर, जो है 2.3 लाख करोड़ से अधिक विदेशी मुद्रा भारतीय पर्यटन ने अर्जित की है। कितनी, 2.3 लाख करोड़। अब बात करें जो विश्व पर्यटन प्राप्तियों में भारत की जो विदेशी मुद्रा आय हुई है ना, वो 2021 के मुकाबले है ना 22 में बढ़कर 1.58% की वृद्धि हुई है उस आय में। ठीक है, याद रखना आपको। यानी 2022 में विश्व पर्यटन प्राप्तियों में जो भारत का विदेशी मुद्रा जो इनकम है वो कितना हुआ, 1.58% बढ़ गया है। ठीक है, अब देखिए भारत का जो यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र है उसमें आगे वाला क्या है, उसमें देखिए जो तीर्थ यात्रा है उसका एक योजना है पूरी जिसका नाम है प्रसाद योजना। और इसका पूरा नाम क्या है, तीर्थ यात्रा पुनर्नवीकरण। ठीक है, तीर्थ यात्रा पुनर्नवीकरण और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान, ये प्रसाद योजना का पूरा नाम है। इसमें 2023-24 के अनुसार 29 नए स्थलों को पहचान की गई है जहाँ पर ये योजनाएं और चलाई जाएंगी। ठीक है, इनका विस्तार किया जाएगा। उनमें से 12 के अंदर जो हैं 12 स्थल हैं उनको उद्घाटन कर दिया गया है। बात करें स्वदेश दर्शन 2.0, इसमें कितने स्थानों की जो लक्ष्य रखा गया, 55 स्थानों को और गंतव्य बनाया जाए, ये लक्ष्य रखा गया है। पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए 11वीं अंतर्राष्ट्रीय आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आने वाला है कल सुबह। ठीक है, तो आप तब तक के लिए डेटा याद कीजिए, क्योंकि इन डेटा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फिर ये याद नहीं होते, इसलिए सेकंड पार्ट इसका कल अपलोड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बात करते हैं पर्यटन उद्योग की।
जो सेवा सेक्टर में पर्यटन का जो स्थान है वो बात करें तो जो विश्व आर्थिक मंच है ना, वो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जारी करता है, और 2024 में जो जारी किया गया उसमें जो स्थान है भारत का, वो 39वें स्थान पर दिखाया गया है भारत को। ये याद रखना, आपको इम्पोर्टेंट डेटा बनता है यहाँ से, ठीक है। कौन सा है? यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान 39वां है। 2023 में 92 लाख से ज़्यादा भारत में विदेशी पर्यटन आए हैं। बात करें वर्ष में वृद्धि कितनी हुई है, यानी इसमें कितनी वृद्धि हुई है, 43.5% की वृद्धि देखी गई है विदेशी पर्यटकों में। बात करें तो 2.3 लाख जो करोड़ हैं, इससे अधिक हमारी विदेशी मुद्रा प्राप्तियां जो पर्यटन है उससे प्राप्त हुई हैं। कितनी? 2.3 लाख करोड़, ठीक है। और जो प्राप्तियां हैं उनमें कितनी वृद्धि हुई है? उनमें 65.7% की वृद्धि हुई है। बात करें विश्व पर्यटन प्राप्तियों में, जो विश्व पर्यटन प्राप्तियों में भारत की विदेशी मुद्रा आय है उसका हिस्सा 2021 में कितना था? वो था 1.38, जो कि 2022 में बढ़कर के कितना हो गया है? वो हो गया है 1.58%, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। जो नेक्स्ट पेज है उस पर है तीर्थ यात्रा। इसका पूरा नाम है प्रसाद योजना का। क्या नाम है? तीर्थ यात्रा पुनर्नवीकरण और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान। प्रसाद योजना का पूरा नाम है, ठीक है। और ये 2015 में शुरू की गई योजना है। इसके तहत 29 नए स्थलों को पहचान करके इस योजना में जोड़ा गया है, और जिनमें से 12 जो स्थल है उनका उद्घाटन भी कर दिया गया है। बात करें स्वदेश दर्शन अभियान 2.0 की, इसमें भी 55 स्थान और जोड़े गए हैं, ठीक है, याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान है उसको बढ़ावा देने के लिए 11वीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, कौन सा? 11वीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट और भारत पर्व 2023 का आयोजन किया गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है भारत ने क्या किया? प्रथम संघाई सहयोग संगठन था, यानी SCO का पहला ही पर्यटन विशेषज्ञ कार्य समूह था। SCO एक संगठन है, उसका प्रथम पर्यटन विशेषज्ञ कार्य समूह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता भारत ने की है। याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये बहुत ही, क्योंकि आपका IR जो सब्जेक्ट है सेकंड ग्रेड में उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो बात करें, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन जो है उसमें भारत की जो रैंकिंग है वो क्या है? यानी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन में भारत की रैंकिंग 2022 में 17वीं थी। याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 में 18वीं थी, ठीक है। बस यही था। इकोनॉमिक्स में 21 तक का दे रखा है, तो हमें 21 की याद करनी है, 18वीं है। 21 में और 22 में क्या है? 17, यानी एक का सुधार, ठीक है। यानी 21 में 18वां स्थान था पर्यटन आगमन में, और 22 में 17वां हो गए। बात करें ई मार्केट प्लस, तो ये क्या है? ई मार्केट प्लस और निधि पोर्टल, एक और है साथी पोर्टल, यानी 1, 2, 3, ये जो तीनों पोर्टल है ना, ये तीनों पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हैं, ठीक है। निधि पोर्टल का लक्ष्य है राष्ट्रीय एकीकृत आतिथ्य उद्योग का डेटाबेस तैयार करता है, ठीक है। और साथ ही जो पहल है वो सरकारी कोविड नियम है, ठीक है। ये याद रखना, पर्यटन से संबंधित है तीनों प्लेटफॉर्म। निधि पोर्टल पर्यटन से संबंधित है, ठीक है। साथ ही पहल पर्यटन से संबंधित है, ठीक है। कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉन्च की गई थी। अब बात करें नेक्स्ट, जो है रियल एस्टेट वाला सेक्टर। सेवा सेक्टर में उप क्षेत्र है रियल एस्टेट, ठीक है। उसमें क्या वृद्धि हुई, क्या योगदान रहा, वो देखते हैं। तो बात करें इसका पिछले 10 सालों की, तो उसमें क्या हुआ है योगदान, यानी पिछले 10 सालों में रियल एस्टेट ने और आवास ने क्या किया? GVA में जो है ना, कुल GVA भारत का, उसमें 7% से अधिक का योगदान दिया है। और जो 2023 में रियल एस्टेट की जो बिक्री है ना, वो 2013 में जो बिक्री हुई थी
उसके बाद सबसे अधिक है। ठीक है, याद रखना 2023 में रियल एस्टेट की जो बिक्री हुई वो 2013 के बाद सबसे अधिक थी। 2023 में 33% की वृद्धि हुई है इसमें। ठीक है, वार्षिक वृद्धि तो 33% है, लेकिन बिक्री के मामले में 2023 का साल सबसे ज़्यादा। ठीक है, याद रखना। अब देखिए 2015 में जो प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी आवास योजना है, ठीक है, शहरों में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान बन रहे हैं उनके लिए 2015 में योजना शुरू की गई। ठीक है, अब बात करें एक अधिनियम की जिसका नाम है रेरा 2016। इसका पूरा नाम भू संपदा विनियमन एवं विकास है और यह नागालैंड को छोड़ करके पूरे भारत और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। ठीक है, नागालैंड में इसकी प्रक्रिया चल रही है लागू करने की। ठीक है, लेकिन याद रखना आपको। अब जो बात करें हम रेरा के लागू होने के बाद है ना, लागू होने के बाद वर्ष 2022 में ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत का 36वां स्थान आ गए। और बात करें तो एक डेटा है 2011 की जनगणना के अधिक जो अनुसार है, वो जो है ना शहरों में जो आबादी है वो 31% से 31% आबादी शहरों में रहती है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन भारत का जो अनुमान है वो 2050 में क्या है कि भी शहरों में 50% आबादी रहने लगेगी। ठीक है, कुल जनसंख्या का। अब बात करें नेक्स्ट, जो आईटी सेवाएं हैं, सूचना प्रौद्योगिकी, उनका योगदान देख लेते हैं। तो जो कुल जीवीए में इसकी हिस्सेदारी है ना वो वित्त वर्ष 2023 में 5.9% हो गई है। 13 में दे रखी है 3.2 और 2023 में हो गई है 5.9। ठीक है, याद रखना आईटी सेवाओं की जीवीए में योगदान कितना है, 5.9। अब देखते हैं महामारी से प्रेरित जो आर्थिक मंदी थी 2021 की, उसके बावजूद आईटी जो सेवाएं हैं उन्होंने 2021 में 10.4% की वृद्धि दर्ज की थी अपने सेक्टर में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। जो आईटी सेवाएं हैं, कथन दिया है मैंने कि आईटी सेवाओं के तेज़ी से विकास और भारत में वैश्विक क्षमता के अंदर जीसीसी और तकनीकी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार में भी सहयोग दिया है। यानी आईटी सेवाओं ने एक तो स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में सहयोग दिया है और एक जीसीसी जो केंद्र है उनमें भी सहयोग दिया है। अब जो बात करते हैं जो जीसीसी है भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र, उनकी बात करते हैं। 2015 में 1000 थे। ठीक है, और जो 2023 में इनकी संख्या कितनी हो गई है, 2023 में इनकी संख्या हो गई है 2740 से ज़्यादा। ठीक है, और जो भारत में जीसीसी से जो राजस्व प्राप्त होता है वो कितना है, 19.4 अमेरिकी बिलियन डॉलर। ठीक है, 2015 में था ये। और बात करें 2023 में कितना हो गया है, 46 बिलियन डॉलर, 19 से 46 हो गया है। और वृद्धि कितनी हो गई है, 11.4%। ठीक है, 2023 में कितनी वृद्धि हुई, 11.4%, याद रखना। अब बात करें नेक्स्ट जो है भारत में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप जो हैं उनकी संख्या वित्त वर्ष 23 में कितनी है, 31,000 है। ठीक है, और बात करें स्टार्टअप में जो शीर्ष क्षेत्र है वो एडटेक का है 16%, और उसमें गेमिंग का याद करना है हमें 4%। यानी स्टार्टअप में जो निम्नतम है गेमिंग, 4% का योगदान है सिर्फ, याद रखो संख्या के हिसाब से। मीडिया क्षेत्र है 5% में। दोस्तों ये क्लास उतनी ही इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाया गया है, आप इसको पूरा देखिए। ठीक है, नेस्कॉम के जो अनुसार है ना भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम विश्व स्तर पर 30 स्थान रखता है। ठीक है, नेस्कॉम के अनुसार भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम विश्व स्तर पर 30 स्थान रखता है, 3rd स्थान है। और जो विश्व की 16% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतिभा है वो भारत में है। ठीक है, एआई प्रतिभा का कितना प्रतिशत भारत में है, 16%। ठीक है, और जो भारत की स्वयं के नवाचार हब के रूप में स्थापित करता है, यानी ये बताता है कि भारत खुद एक नवाचार हब है। ठीक है,
चलिए चलते हैं आगे। अब देखते हैं दूरसंचार। उससे पहले बात कर लेते हैं मार्च 2024 में चक्षु सुविधा लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य संदिग्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने से है। और उससे पहले पिछले साल मार्च 2023 में संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया। ये भी दूरसंचार से संबंधित है, ठीक है। अब देखते हैं जो भारत का कुल टेली घनत्व है वो कितना है। टेली घनत्व प्रति 100 जनसंख्या पर टेलीफोनों की संख्या से है इसका मतलब। और मार्च 2024 में ये 85.7% था। और वायरलेस टेलीफोन कितने हैं पूरे भारत में, वो है 116.5 करोड़, ठीक है। और इंटरनेट ग्राहक जो हैं उनकी संख्या है 95.4 करोड़, ठीक है, याद रखना। बात करें इंटरनेट घनत्व की, तो इंटरनेट घनत्व भारत का कितना है, 68.2% 2024 के अनुसार। और जो भारत में 5G सेवाएं पहली बार अक्टूबर 2022 में शुरू की गई। अब बात करें जो मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड है ना भारत में, उसमें जो वैश्विक रैंक है ना भारत की, वो 15वीं है, ठीक है। अब बात करते हैं 6G। जो भारत का 6G नेटवर्क है वो प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए मार्च 2023 में भारत ने एक विजन लॉन्च किया। कौन सा, भारत 6G विजन दस्तावेज 2023 में लॉन्च किया है 6G को बढ़ावा देने के लिए। अब देखो भारत नेट प्रोग्राम सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की एक मुहिम है, ठीक है, याद रखना है। यानी ये प्रश्न आएगा भारत नेट प्रोग्राम क्या है, आप क्या बताओगे, ग्राम पंचायतों को, यानी भारत की जितनी भी ग्राम पंचायत है उनको ब्रॉडबैंड से जोड़ना इसका लक्ष्य है। अब बात करें दूरसंचार में जो 100% FDI है उसको भारत ने अनुमति दे दी है, ठीक है। और ये अधिनियम है 2023 का, दूरसंचार अधिनियम 2023, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। याद रखिए आप, ये चैनल एकदम नया है, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ बढ़िया ही मिलेगा। जो देख लेना आप, क्वालिटी तो देख ही रहे हो अभी कि भाई कितना फ़र्क है। बात करें ई-कॉमर्स की, 2023 तक 350 अमेरिकी बिलियन डॉलर, 350 अमेरिकी बिलियन डॉलर ये ई-कॉमर्स मार्केट भारत का पार कर जाएगा, ठीक है। संभावना क्या है, 350 USD बिलियंस का हो जाएगा इंडियन ई-कॉमर्स। अब बात करते हैं अगले जो 3 से 5 वर्ष है ना, उसमें जो कुल खुदरा बाजार है ना भारत का, उसमें ई-कॉमर्स की हिस्सेदारी 30% से 35% तक बढ़ जाएगी, ठीक है, याद रखना है। ये था आज का वीडियो। देखो PDF ख़त्म हो गया है, मैं खुद थक चुका हूँ क्योंकि मैंने भी अभी नया स्टार्ट किया है, तो थोड़ा होता है, मतलब आप देखिए वीडियो को पूरा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली वीडियो मिलेगा और इम्पोर्टेंट वीडियो मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन ही मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया गया है, आप हमसे जुड़े रहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये जो PDF है ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, आप अपनी तैयारी में लगे रहें।